हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, उसका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहती है, टेक्निकल पेपर कैसे होते हैं, क्या क्या उसके लिए आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा इस एग्ज़ाम का, उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन आपको पूरा देखेंगे तो आपको सारी डिटेल इसमें पता चल जाएगी। सबसे पहला कि एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, और बहुत से लोग हैं जो पहले से इसके बारे में जानते भी होंगे और इस जॉब में आना चाहते हैं। लेकिन इस जॉब के बारे में पूरा डिटेल अगर बात करें, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो हम उसी चीज़ से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। क्योंकि अगर ये जॉब आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें काम क्या होता है और कैसा कैसा इसमें ड्यूटी शेड्यूल रहता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक यही लिया है, जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल के बारे में सबसे बता देता हूँ कि ये आसान जॉब नहीं है, बहुत ही टफ जॉब है ये। जिनको भी अगर शिफ्ट वाइज जॉब पसंद नहीं है तो वो इस जॉब की प्रिपरेशन ना करें। अगर कई लोग होते हैं जो सुबह के 10 से शाम के 5 का शिफ्ट दिन में ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें कभी भी आपको जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, कॉल आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पे है कि कई लोग तो सोच रहे होंगे कि रात में भी शिफ्ट उनकी रहती है, वो इस तरह के जॉब पहले से कर रहे होंगे और उन्हें कोई समस्या नहीं है, तो वो भी अलग केस होता है। क्योंकि देखिए अगर शिफ्ट वाइज जॉब होती है तो 8 बजे से लेकर के शाम के 16 बजे तक रहती है, फिर 16 बजे से लेकर के रात के 0 बजे तक, फिर उसके बाद से 0 बजे रात से लेकर के सुबह 8 बजे तक, इस तरह से 3 शिफ्ट में जॉब चलता है। तो ये भी कहीं बेहतर है इस जॉब से, इस एएलपी की जॉब से। क्यों बेहतर है कि इसमें भी आपको पता है कि पर्टिकुलर शिफ्ट में आपको जाना है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। रात के 2 बजे भी कॉल आ सकती है, 12 बजे रात में भी कॉल आ सकती है, सुबह के 4 बजे भी कॉल आ सकती है। 2 घंटे पहले ही आपको बताया जाता है। तो इसलिए ये जॉब बहुत ही टफ़ है। अगर आपके पास, मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आप इसमें आने से थोड़ा सा बचें। इसके अलावा अगर आप कोई भी अदर जॉब कर रहे हैं तो आप उसी में रहना बेहतर समझिए। क्योंकि इसमें बहुत लंबे समय तक अगर ये जॉब करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है हेल्थ इशू आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये आप अपने बॉडी से बहुत ही मतलब अननेचुरल जॉब है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि रात भर आपको जगना पड़ जाता है। ये मतलब रियल फैक्ट मैं इसमें बात बता रहा हूँ। और कभी भी बारिश होती है या फिर बहुत ठंडी पड़ती है, फिर भी आपको तैयार रहना है जॉब जाने के लिए। कितना भी तेज़ बारिश हो, आपको समय से ही स्टेशन पहुंचना होता है। ये इस जॉब का मतलब ये प्रोफाइल है और सभी लोग ये जॉब करते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं ही और बहुत से लोग ऐसा जॉब नहीं कर रहे हैं, सभी लोग ये कर भी रहे हैं। तो अगर आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है, कहीं अदर आप जॉब कर रहे हैं तो इसमें आना चाहते हैं, तो आप इसमें आने से थोड़ा सा बचें। इसमें मेन बेनिफिट आपका एक ही है, वो है सैलरी को लेकर के। कई लोग इसमें मतलब किलोमीटर अलाउंस को ध्यान में रखते हुए इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि सैलरी इसमें ज़्यादा है। तो किलोमीटर अलाउंस को आप इग्नोर करिए। बहुत ज़्यादा आप कितने सालों तक ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अदर जॉब में भी रहेंगे तब भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा ट्रूथ बता रहा हूँ। अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस जॉब के बारे में जानना है तो किसी भी स्टेशन पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे अगर कोई भी लोको पायलट अगर उस समय खाली टाइम में है तो आप उनसे इसके बारे में थोड़ा सा आप पूछ सकते हैं, इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी है और क्या इसमें चैलेंजेज हैं। बाकी एक बात है, अगर कुछ भी नहीं है जॉब तो उससे बेहतर ही है आपके पास एक जॉब होना। तो अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आप इसमें ज़रूर आइए। तो ये इस जॉब का प्रोफाइल है। उसके बाद से हम अब क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो बेसिक इसका जो क्वालिफ़िकेशन है 10th प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, और यही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है। इसके अलावा डिप्लोमा भी अगर आपके पास है तो भी चल जाएगा। अगर बीटेक है आपके पास तो भी जो है आप इसमें एलिजिबल हैं। आपको ITI अगर नहीं है, डिप्लोमा है केवल और बीटेक है केवल, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट आती है, वो होती है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, जिसे SNT के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ वो इंक्लूडेड है। उसमें सिर्फ क्वालिफ़िकेशन आपका मांगता है 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ से 12th पास होना चाहिए। इसमें सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया इसमें कंडीशन में नहीं है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि कई लोग सोचते हैं कितना मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया इसके लिए चाहिए। तो कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं चाहिए, आप बस सिर्फ पास होने चाहिए 10 प्लस ITI या फिर डिप्लोमा और या फिर बीटेक, कोई भी बैक आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। अगर बहुत ज़्यादा आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करिएगा CEN 2018 नोटिफिकेशन PDF।
नोटिफिकेशन का PDF आप वहाँ से डाउनलोड करिए, क्योंकि इसी के थ्रू ये ALP की वैकेंसी पिछली बार आई थी 2018 में, तो आपको मिल जाएगा ईजिली। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ A to Z आप उसमें दिया रहता है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी मैं इसमें चीज़ें और भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल रेलवे में अगर किसी एग्ज़ाम में सबसे टफ होता है तो वो है LP का पोस्ट। LP में जो सबसे टफ मेडिकल है वो आँख का है, आई टेस्ट है, और आई टेस्ट में आपका विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। कोई भी ऑपरेशन या फिर सर्जरी नहीं होनी चाहिए, एकदम 6/6 दोनों आँखों का विजन आपका होना चाहिए। तो इसीलिए ये मेडिकल इसमें थोड़ा सा टफ है। इसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ा सा कम, अगर ALP के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं मेडिकल में, तो आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद से अगर आपका विजन 6/6 नहीं है या फिर आप चश्मा लगाते हैं, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप ALP की प्रिपरेशन तो ना ही करें। अगर आपके पास टेक्नीशियन की डिग्री है तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप टेक्नीशियन की प्रिपरेशन इसमें कर सकते हैं। दोनों साथ में ही इसकी वैकेंसी निकलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और है, जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा और या फिर BTech किए हुए हैं, वो लोग इसमें जो टेक्नीशियन के पोस्ट आते हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। वो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें ITI जितने लोगों ने किया हुआ है 10+ ITI, वो लोग उसमें एलिजिबल हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, क्योंकि वो पोस्ट इनके लिए एक तरह से कहा जाए तो रिजर्व है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिप्लोमा और BTech, अगर ये लोग डिप्लोमा के लोग अगर 12th किए हुए हैं, BTech के लोग तो जनरली 12th किए रहेंगे, तो अगर फिजिक्स और मैथ से 12th किया हुआ है तो एक पोस्ट और है आपके पास, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने मतलब जो 10+ ITI किए हैं, अगर वो लोग 12th भी किए हुए हैं, तो वो लोग उसमें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में एलिजिबल हैं फिजिक्स और मैथ के लिए। लेकिन उसकी पोस्ट बहुत ही कम रहती है, क्योंकि वो पोस्ट 12th बेस पे है। तो जाहिर सी बात है जो BSc किया हुआ है वो भी इसमें भर सकता है, जो MBA BBA जो भी किया हुआ कॉमर्स से भी फील्ड में हो, अगर 12th उसने फिजिक्स और मैथ से किया हुआ है तो वो उसमें एलिजिबल रहता है। तो इसीलिए उसमें कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, सीट बहुत कम रहती है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही यही पोस्ट है, तो उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उसके लिए आप रिस्क नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम प्रोसेस। अब यहीं से मेन टॉपिक आपका शुरू होता है। एग्ज़ाम प्रोसेस में सबसे पहला जो पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT1 जिसे बोलते हैं। सिर्फ ये इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, एक तरह से कहा जाए तो एलिमिनेशन ये एग्ज़ाम है। इसमें जितने लोग क्वालिफाई करते हैं वो लोग CBT2 के लिए जाते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ रहा था CBT1 का, बहुत कम इसका कट ऑफ जाता है। कई जगहों पे मैं बात करूं, गोरखपुर जोन में कट ऑफ जो है 25 से 30 के बीच में रहा था करीब, और ये नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। तो CBT1 में जो देखिए पेपर होता है वो 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और आपको 60 मिनट का समय मिलता है। बहुत ही सफिशिएंट टाइम रहता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आता है। बहुत से लोग इसको ईजिली क्वालिफाई कर ले जाते हैं। जो इसका सिलेबस है जनरली सभी लोग जानते हैं, एप्टीट्यूड रहेगा, GK GS रहेगा, और करंट अफेयर रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जो जनरली आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सेम सिलेबस रहता है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सेम उसके बाद से दूसरा पेपर, जब आप CBT1 क्वालिफाई कर जाते हैं, आंसर किया जाता है, रिजल्ट आने के बाद दूसरा पेपर होता है इसमें CBT2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT2 होता है ये। इसमें जितने लोग क्वालिफाई करते हैं, सेम सिलेबस जो ऊपर आपने पढ़ा है वो तो रहता ही रहता है। इसके अलावा इसमें इंक्लूड हो जाता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक तरह से जो कहा जाए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में नियर अबाउट 12th के आसपास का सिलेबस रहता है, जिसमें साउंड चैप्टर हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, और लाइट का चैप्टर है ये हो गया, करंट का चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा सिलेबस लेंदी होता है, और इसमें न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे इसमें आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर हो गए, ये सब चीज़ में इसमें न्यूमेरिकल आता है, तो ये थोड़ा सा सिलेबस इसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और बढ़ जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ये इसमें इंक्लूड हो जाता है, और इसमें करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। अब CBT2 पेपर कितने नंबर का होता है? CBT2 पेपर आपका होता है 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। करीब समय बहुत ही सफिशिएंट रहता है। और अभी जो NTPC CBT2 हुआ था इसमें 120 क्वेश्चन थे सेम 90 मिनट में, तो ये थोड़ा सा टाइम मतलब कम समय मिलता है, लेकिन इसमें समय CBT2 में पर्याप्त रहता है। इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऊपर का जो सिलेबस CBT1 का है वो तो रहता ही रहता है। इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग CBT2 के पहले पेपर में होता है। ये 2 पार्ट में होता है। सबसे पहली बात पार्ट A में होता है और पार्ट B। पार्ट B सिर्फ रहता है वो है आपका टेक्निकल पेपर। पार्ट B में देखिए
ये सबसे ज़्यादा लोग ये पूछते रहते हैं कि क्या उन्होंने अगर मान लीजिए आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई उन्होंने अगर कोई मैकेनिक से ट्रेड से किया हुआ है, तो क्या वो मतलब पार्ट बी में मैकेनिक ट्रेड ही वो ले सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो फिजिक्स मैथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी ले सकते हैं। किसी भी ट्रेड से आपने अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हो, वो कंपलसरी नहीं है कि आप वही ट्रेड ही पार्ट बी में लेंगे, उसके अलावा कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। मेरा इलेक्ट्रिकल ट्रेड था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो काफ़ी आसानी थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड था वो मैंने पार्ट बी के लिए लिया हुआ था। देखिए, जिस ट्रेड से आप पढ़े रहते हैं उससे आप फेमिलियर रहते हैं, और बहुत सी चीज़ ऐसी रहती हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हों बिना पढ़े भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग है, ये भी आपको जानना है। और क्वालिफाइंग होने के नाते इसमें से 75 क्वेश्चन रहते हैं 60 मिनट में, इसको भी करना रहता है। और क्वालिफाइंग होने के नाते इसमें आपको सिर्फ 33% उन्होंने लिखा हुआ है कि 33% आपको मार्क्स इसमें लाने हैं। उतने भी मार्क्स ये लोग नहीं ला पाते हैं बहुत से लोग। CBT2 में सबसे बहुत ज़्यादा मेजर रोल ये प्ले करता है, क्योंकि बहुत से लोगों के पार्ट ए में, CBT2 के पार्ट ए में नंबर बहुत अच्छे रहते हैं, पार्ट बी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, भले ही इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपका CBT2 में पार्ट ए की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आपको डेली इस पर भी आपको आधे घंटे ही, अगर अभी से देंगे तो 15-20 मिनट भी अगर आप देते हैं, आधे घंटे भी देते हैं, तो बहुत ही सफिशिएंट है। और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 33% नंबर लाना बहुत ही इसमें टफ टास्क नहीं है। आपको 75 में से आप 45 क्वेश्चन के आसपास भी अटेम्प्ट करते हैं, 7-8 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तब भी आप 30 से ऊपर नंबर आपका रहता है और आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यही आपको टारगेट लेकर के चलना है, कुछ ना कुछ आपको पार्ट बी में पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप अभी से डिसाइड कर लेते हैं कौन सा आपको पार्ट बी में ट्रेड लेना है तो वो बहुत ही बेहतर है। हमारे लिए तो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था, जब CBT1 पेपर हो चुका था उसके बाद से पार्ट बी में कौन सा ट्रेड लेना है ये सब चीज़ डिसाइड होने के लिए आया हुआ था। तो उसके बाद से हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था, तो उसके बाद से भी मैंने पढ़ा था, तो वो पार्ट भी क्लियर हो गया था। देखिए, टेक्निकल पेपर की तैयारी के बारे में थोड़ा सा अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में। कई लोग अगर इलेक्ट्रीशियन जिनका ट्रेड है तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ डिप्लोमा का ITI का निमी पब्लिकेशन का बुक है, आप किसी भी दुकान से आप जाके ले सकते हैं। अब एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो भी पार्ट बी में अगर आप सिलेबस लेते हैं तो उसके लिए बहुत ब्रॉड लेवल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पेपर जो एग्ज़ाम है वो 10+ ITI मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के है, तो पेपर भी इसी के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ऐसा नहीं आपने बीटेक किया हुआ तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या फिर बहुत बड़ी थ्योरी आप इसके पीछे सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ITI की ही बुक उठाइए, उसी को 3 बार 4 बार आप आराम से धीरे धीरे करके पढ़ जाइए। आप क्वालिफाई करने का एकदम आसानी से मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। देखिए, ये एक अलग टॉपिक है, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, अभी से कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इसमें भी बस मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे, अभी आप नए हैं तो कम से कम शुरुआत में आपको क्या क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आप सबसे पहले अभी जो CEN मतलब 2018 में जो पेपर हुए हैं LP के, CBT1 के और CBT2 के, ये पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए। आप कोशिश करिए डेली एक पेपर या 2 दिन में भी एक पेपर अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही सफिशिएंट पेपर आप प्रीवियस ईयर पेपर के कवर कर ले जाएंगे इसमें। और शुरुआत आपको मैं यही कहूँगा कि आपको यहीं से करनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर 2018 में हुए हैं उसी को आप सॉल्व करिए सबसे पहले। उसके अलावा आप करंट अफेयर को पढ़ते रहिए डेली बाय डेली। अगर आप चाहते हैं आपके पास लूसेंट चाहे कोई अदर बुक है जो GK को कवर करती है, ध्यान रहे कि GK की वो बुक अगर आप ले लेते हैं कि जिसमें रेलवे के पहले आए हुए क्वेश्चन हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रेलवे के जो क्वेश्चन रहते हैं उसी को अगर आप कवर करेंगे, डेली पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारे सिलेबस अभी कवर हो जाएंगे। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब का सर्विस सहारा ले सकते हैं जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आते हैं। एप्टीट्यूड के लिए मैं ये कहूँगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं से भी आप पढ़िए, या फिर कोचिंग कर रहे हों या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हों, किसी भी का आपने कोर्स लिया हो, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 में पेपर हुआ है। आपको क्या करना कुछ नहीं है, आप अगर आपको नहीं भी आता है फिर भी आप एक एक पेपर डेली पढ़ते रहिए। कुछ ना कुछ आपको GK के या GS के क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते रहेंगे, बार बार रिवाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे, मतलब रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम में अगर हूबहू आ जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर से जब फ़ायदा होता है। तो स्टार्टिंग में बस इतना ही कहूँगा।
जॉब प्रोफाइल को लेकर कई लोग घबराइएगा मत कि मैंने ये बता दिया कि ये थोड़ा सा टफ़ है या फिर ऐसा कुछ है। देखिए, कुछ नहीं होने से बेहतर है आपके पास एक जॉब होना। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसमें आने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि ये बहुत ही टफ़ जॉब है। आपको कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है और आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर नहीं रह पाते हैं, ये थोड़ा इसीलिए टफ़ रहता है। बाकी इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।